तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो हमारी नॉलेज है वो ऑन एवर ग्रोइंग है, और एवर ग्रोइंग नॉलेज को जो एक्टिविटीज कंसोलिडेट करती हैं, कंप्रेस करती हैं। कंसोलिडेटेड करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। कंप्रेस करती हैं मतलब उनमें से दबाना, दबाकर उसका सारांश निकालना। कंप्रेसिंग मीन्स सारांश निकाल, रेलेवेंट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जब हम अपने यूजर ग्रुप्स को देती है, उसे इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन और इंफॉर्मेशन एनालिसिस का कहते हैं। और जो सेंटर्स ऐसा करते हैं, जो स्पेसिफिक सेंटर्स ऐसा करते हैं, वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स कहे जाते हैं और इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन यूनिट्स कहे जाते हैं। ठीक है। अब डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल। इन सारी कैटेगरीज को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली कैटेगरी दी हुई है वो है रिव्यूज। ओके। अभी तक आप किस बारे में जानते हो कि अभी तक जब हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लिटरेचर जो एग्जिस्ट करता है, और खासकर एकेडमिक लिटरेचर, लाइब्रेरीज में जो भी लिटरेचर होता है वो एकेडमिक और साइंटिफिक लिटरेचर होता है। ठीक है। जेनरिक लिटरेचर नहीं होता, उसमें ग्रह शोभा नहीं होती, चंपक नहीं होती। ठीक है। उसमें कोई ऐसी चुटकुलों की मोटा मोटू पतलू ऐसी किताबें नहीं होती जो उसमें सारी एकेडमिक लिटरेचर होता है। एकेडमिक लिटरेचर मतलब जिसका पढ़ाई लिखाई से लेना देना है। साइंटिफिक लिटरेचर होता है जिसमें कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कुछ रिसर्च की एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। ठीक है। लिटरेचर क्या है? हर एक्टिविटी को, एकेडमिक और साइंटिफिक एक्टिविटीज को जब डॉक्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट मतलब कि उसको उसकी सारी डिटेल्स को, उसकी फाइंडिंग्स को एक किताब के रूप में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? वो जो हमारा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेचर होता है, वो वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो जो है एकेडमिक लिटरेचर होता है, साइंटिफिक लिटरेचर होता है। ठीक है। और ये हमने पढ़ा कि मेनली लाइब्रेरीज में, हमने फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि एक तो बुक्स होती हैं, एक पीरियोडिकल्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, थीसिस होते हैं, ये होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स को अप्राइज होना, अवगत होना बहुत जरूरी है। जिनकी कैटेगरी है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। जो बुक्स हैं वो स्पेशलाइज नहीं है, वो क्या है, इसीलिए आपकी इस बुक का नाम क्या है? स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो बुक है जिसको हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं, उस बुक का टाइटल ही है स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक तो होती है जेनरिक। जेनरिक मतलब होता है जनरल, जो जनरल सर्विसेज हैं। जैसे कि अगर एक जनरल तरह की लाइब्रेरी है, वो किसी कैटेगरी के क्लाइंटेल को सर्व कर रही है, तो उसमें क्या होगा, बुक्स का या पीरियोडिकल्स का इशू रिटर्न होगा, थोड़ा सा रेफरेंस सर्विस होगा। पर जो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है, जो एक स्पेशलाइज्ड कॉज को केटर कर रही है, केटर मतलब उनके नीड्स को पूरा कर रही हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज और ऐसी स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में हम इस बुक में पढ़ रहे हैं। तो स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो मेन कैटेगरीज हैं कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स की, जिनसे आपको एक्विंट होना चाहिए, जिनसे आपको, तो इसमें जो हम सबसे पहले रिव्यूज, रिपोर्ट्स। रिव्यूज क्या होते हैं? जब हम किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं, रिव्यू का मतलब क्या होता है? उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बारे में उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयां, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसको रिव्यू करके लिखते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा कि बुक रिव्यू एक पीरियोडिकल आता है। बुक रिव्यू एक पीरियोडिकल आता है, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी लिटरेचर की नई किताबें, नॉवेल्स, फिक्शन में आई होती हैं, उनकी रिव्यूज उसमें छपे होते हैं। उसके बेसिस पे जो लिटरेचर के लोग हैं वो उस टाइटल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो रिव्यूज में क्या होता है? रिव्यूज एक तरह से किसी भी उसकी, हाँ यही वाला पढ़ रहे हैं हम, राइट। रिव्यूज जो है किसी भी इंफॉर्मेशन सोर्स की, कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर देयर। दे माइट बी बुक्स, दे माइट बी पीरियोडिकल्स, दे माइट बी थीसिस, डेजर्टेशन, स्टैंडर्ड्स, रिपोर्ट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स को जो रिव्यू करके उसका रिव्यू दिखाती हैं, उसे रिव्यूज कहते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि हम जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स क्या होती हैं? ये आपको रिपोर्टिंग करती हैं। रिपोर्टिंग मींस आपको डेटा बताती हैं।
रिपोर्ट्स में मेनली फिगर्स होती हैं, डेटा होता है, ठीक है। आपको डेटा बताती हैं और आपको फैक्ट्स बताती हैं कि आज की डेट में जो अगर डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो डेवलपमेंट एक ऐसा वो है, मैट्रिक्स है जिसको डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है कि डेवलपमेंट इस इंडिकेटर से भी देखी जाती है कि भाई इकोनॉमी कितनी बढ़िया है। डेवलपमेंट इससे भी देखी जाती है कि एजुकेशन में ये कंट्री कहाँ तक है, हेल्थ में कहाँ तक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ तक है। तो ये सारे पैरामीटर्स को लेकर डेवलपमेंट को ओवरऑल जज किया जाता है। तो जो रिपोर्ट्स किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की रिपोर्टिंग करती हैं, जैसे कहते हैं ना, आपकी जब स्कूल में थे तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती थी, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आती थी, तो वो आप रिपोर्ट करती थी कि स्टूडेंट ने पूरे साल में कैसा प्रोग्रेस किया है, कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की रिपोर्टिंग करती हैं कि इस एस्पेक्ट पे क्या कंडीशन है एक पर्टिकुलर एरिया की या एक पर्टिकुलर सेक्टर की, ठीक है। उसके बाद डेटा, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें सिर्फ डेटा होता है। डेटा का मतलब होता है कि फिगर्स, फिगर्स मतलब कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्वे के थ्रू इकट्ठी की गई है। जैसे अगर मान लो सेंसस डेटा, सेंसस डेटा आपने सुना होगा, हर 10 साल में सेंसस होता है कंट्री में। सेंसस में क्या होता है, ये देखा जाता है कि एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जाता है। कंट्री की पॉपुलेशन में कितने एससी कैटेगरी के हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्शंस में भी डेटा क्रिएट किए, भारत सेतिया लिख रहा है, वेरी गुड, कि इलेक्शंस में भी तो जो डेटा से रिलेटेड किताबें होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं या इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, डेटा, ठीक है। इसी तरह से डेटा बेसिस होते हैं। डेटा और डेटा बेसिस में क्या फर्क है, डेटा में आपने डेटा को इकट्ठा किया और डेटा बेसिस में आपने बहुत सारे डेटा के सेट्स को, अलग अलग डेटा सेट्स को इकट्ठा कर लिया, अलग अलग डेटा सेट्स को इकट्ठा कर लिया। एक डेटा सेट किसी एक एस्पेक्ट से रिलेटेड है, दूसरा डेटा सेट किसी दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तीसरा किसी से, उन सबको इकट्ठा करके एक डेटाबेस बना लिया। और वो डेटाबेस सर्चेबल होता है डिफरेंट फील्ड्स के थ्रू। आप उस डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो डिफरेंट फील्ड्स की हेल्प से। जैसे कि आपने देखा लाइब्रेरी के भी डेटाबेसेस होते हैं, तो लाइब्रेरी के डेटाबेसेस में बुक्स का भी डेटा होता है, पीरियोडिकल्स का भी होता है, हैंडबुक्स का भी होता है, रेफरेंस बुक्स का भी होता है। तो आप उस डेटाबेस में फील्ड्स के हेल्प से अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग आपको बताया गया कि जैसे आप साइटेशन स्टाइल आपने सीखा, एमएलए, और बहुत सारे साइटेशन स्टाइल्स होते हैं, एपीए, शिकागो। तो ये एक टेक्निकल राइटिंग है, साइटेशन को लिखने का साइटेशन स्टाइल है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपना अपना डिवाइस किया है। तो उस साइटेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, ये टेक्निकल राइटिंग है। तो टेक्निकल राइटिंग को इलेबोरेट करने वाली, समझाने वाली किताबों को टेक्निकल राइटिंग्स कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, या टेक्निकल राइटिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं, या टेक्निकल राइटिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। पर ये स्पेशलाइज कैटेगरी के इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं, ये स्पेशलाइज कैटेगरी के इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठी करके रिपोर्ट की हुई है, और वो स्पेसिफिक तरह की है। जैसे रिव्यूज में मैंने आपको बता दिया, रिव्यू, रिपोर्ट्स, डेटा, डेटाबेसेस। इसी तरह से टेक्निकल राइटिंग, जैसे आप AACR2, आप एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स होते हैं, ठीक है, AACR2 के अकॉर्डिंग आप कैटलॉगिंग सीख रहे हैं BLIS में। तो उसको कैसे लिखा जाता है, टाइटल एंट्री कैसे की जाती है, फिर वर्सो ऑफ द टाइटल पेज पे कैसे लिखा जाता है, वो सारी टेक्निकल राइटिंग की किताब को टेक्निकल राइटिंग्स कहेंगे। ये तो मैं आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्जांपल बता रही हूँ। इसी तरह से इक्वेशंस की बुक्स होती हैं और बुक्स होती हैं, वो टेक्निकली आप एक थिंग को कैसे लिखते हैं, तो वो टेक्निकल राइटिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है। इसी तरह से हैंड बुक्स होती हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि कुछ हैंड बुक्स ऐसी होती हैं जो रेडी रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। रेडी रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको एकदम रेडी मिलती है आपकी इंफॉर्मेशन उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद एग्जांपल दिया था कि अगर आपको ये पता लगाना है कि यूनिवर्सिटीज कितनी हैं पूरे इंडिया में, तो एक यूनिवर्सिटीज हैंडबुक आती है। तो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक को आप एक्सेस करोगे तो उसमें सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन होगी पूरी इंडिया की, कि पूरी इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कितने कोर्सेज कराए जाते हैं, कितनी स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ। तो आपको अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टडी करनी है, कोई ऐसा कुछ काम करना है, तो यूनिवर्सिटीज हैंडबुक, तो हैंडबुक। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, कंसोलिडेशन का मतलब पूछना चाह रहे हो आप? हेलो, बोलो बेटा।
तो हैंडबुक्स ये होती हैं। और क्रिटिकल स्टडीज क्या होती हैं? जब हम एक इंफॉर्मेशन सोर्स को इवैल्यूएट करते हैं, जब हम एक इंफॉर्मेशन सोर्स को इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि जांचना, ठीक है? जैसे आपके असाइनमेंट्स हैं, उनको इवैल्यूएट किया जा रहा है, जांचा जा रहा है कि किस हद तक वो अच्छा, आपने कितना अच्छा किया अपने असाइनमेंट में। तो जो जांच कर उसको क्रिटिसाइज करती हैं कि भाई मेनली उनका जो वो होता है, पर्पस होता है, वो ये होता है कि उन्होंने उसमें उसकी खामियां निकाल के क्रिटिसाइज किया होता है। आपके काम को प्रोग्रेस देने के लिए आपको क्रिटिकल स्टडीज की बहुत जरूरत होती है, ठीक है? तो क्रिटिकल वो उनमें सिर्फ क्रिटिकल स्टडीज ऐसी हैंडबुक्स हैं या ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये होती है। रिक्वेस्ट क्या होता है कि अगर आपको रिक्वेस्ट पे आपने कोई इंफॉर्मेशन कंपाइल की है, कंपाइल करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंसोलिडेटेड करने का मतलब भी वैसे तो इकट्ठा करना ही होता है, पर कंसोलिडेट करने का मतलब एक तरीके से है कि एक टॉपिक पे पड़ी हुई अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करना, तो वो तो हो गया कंसोलिडेट करना। तो ये ऐसे इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स हैं जो जगह जगह पर जो इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली इन पर इकट्ठी करते हैं, ठीक है? अब इनका हम कुछ एग्जाम्पल से वो करेंगे। पहले 7.3 पे मैं आ गई हूँ, ठीक है? इसमें 7.3 में I want to ask about technical writing. Yes, ma'am. टेक्निकल राइटिंग बेटा, मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल राइटिंग की जो बुक्स होती है, आपको एग्जांपल दिया कि आपकी जो MLA है, APA स्टाइल है, ठीक है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, ऐसे एक बुक आती है ना, वो उस बुक को किस कैटेगरी में डालोगे आप? टेक्निकल राइटिंग की कैटेगरी में, जो आपको साइटेशन के स्टाइल को समझाएगी कि बुक्स को इस तरह से लिखना है, क्योंकि वो टेक्निकल राइटिंग है। कैटलॉगिंग इज अ टेक्निकल थिंग, जहां पर आपको टेक्निकली आपको एक चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको कैसे, उसके रूल रेगुलेशन जिस किताब में होंगे, वो उस बुक को टेक्निकल राइटिंग बुक कहते हैं। समझ आई? ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है, अब हम इसको एक मिनट रीड करते हैं। In the spectrum of many possible consolidated reviews occupy a special and most significant place. There are the examples of highest levels of intellectual reprocessing of information. They are prepared by the subject specialist. In the era of information, well-prepared critical reviews are preferred by researchers, particularly research scientists and technologists, over the widely scattered primary sources of information. Such reviews not only keep them abreast of the current developments in their own area of research, but also help them to have an overview of the related subject areas. The role of review in copying has been stressed in the internet over the requirement. Major number of surveys have also, there is increasing demands for critical annual reviews publications. अब फॉर इंस्टेंस जो एग्जांपल दिया हुआ है, एनुअल रिव्यूज पब्लिकेशंस आर अमंग्स द मोस्ट हाईली साइटेड पब्लिकेशंस इन साइंटिफिक लिटरेचर. फॉर इंस्टेंस, आउट ऑफ 41 titles of annual reviews published in discipline within biomedical, life, physical and social sciences, including economics, 34 titles received the ranking ranging from 1 to 8 in Journal Citation Report of 2011 in various disciplines. ठीक है? तो ये रिव्यूज वाला क्या होता है? ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो रिव्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि इंफॉर्मेशन, जो मैं आपको सारी बात बता चुकी हूँ कि इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा हाई पेस मतलब होता है स्पीड, हाई स्पीड पे ग्रो कर रही है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको अब्रेस्ट रहना है। अब्रेस्ट मतलब इन्फॉर्म्ड रहना है लेटेस्ट डेवलपमेंट से उनकी फील्ड में। उसके लिए ये रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया कि एनुअल रिव्यूज छपते हैं साइंटिफिक लिटरेचर के, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में छपते हैं, जैसे बायोमेडिकल में, लाइफ, फिजिकल, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स। इनके जो एनुअल रिव्यूज होते हैं, ये पूरे साल में क्या क्या छपा है उस सब्जेक्ट एरिया में, क्या क्या छपा है उस सब्जेक्ट एरिया में, सब्जेक्ट एरिया को डिसिप्लिन भी कहा जाता है, क्या क्या छपा है उस डिसिप्लिन में, वो आपको बताता है। ठीक है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। और ये जो साइटेशन रिपोर्ट होती है, ये क्या करती है? ये सिर्फ साइटेशंस देती हैं, ये सिर्फ आपको साइटेशंस देती हैं। कि साइटेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स, एड्रेस, ठीक है, वो आपको साइटेशंस प्रोवाइड करती हैं स्पेसिफिक सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की, जो कि उस एरिया में पब्लिश हुए हैं उस साल में। ये एनुअल रिव्यूज क्या मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये एक तरह से रिव्यू है, उसका नाम ही रख रखा है एनुअल रिव्यू।
So therefore the need for the value of reviews are well established, and also the reviews is well delineated. Thus there is much to draw upon them when considering reviews and reviewing, including a long established tradition. हाँ, ये जो रिव्यूज होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। रिव्यूज कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर, नेक्स्ट पेज है बेटा, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रिव्यूज में, नेक्स्ट पेज। जो इसकी डेफिनेशन है ये आप देख रहे हो विद इन कोट में लिखी हुई है, विद इन कोट में थर्ड लाइन से लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज अ क्रिटिकल सिंथेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज इन अ गिवन सब्जेक्ट और टॉपिक in the given subject or a topic. It is a critical examination of information and literature on a subject or topic accommodated in its broader framework. तो यह क्या करता है, जो भी आपके नॉलेज पूल में जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, यस, जो हाईलाइट की है इन्होंने, जो अंशुमान ने जो करी है हाईलाइट, ये डेफिनेशन है कि रिव्यू की डेफिनेशन क्या है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन पूल में जो भी प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं उनको अच्छे से सिंथेसाइज करती है। मैंने पिछली बार बताया ना सिंथेसिस क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, बनाना, खाने के बनाने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनाते हैं प्लांट्स उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बनाते हैं वो, और आप एक पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है नॉलेज पूल में उसको अच्छे से एग्जामिन करते हैं क्रिटिकली, और उस टॉपिक पे की सारी इंफॉर्मेशन को अपने टेक्नोलॉजिस्ट या लिटरेचर के जो पढ़ने वाले हैं रिसर्चर्स के सामने रखते हैं कि इस टॉपिक पर या उससे आसपास छूते हुए टॉपिक्स पे ये इंफॉर्मेशन पूल में, नॉलेज पूल में ये इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, उसका रिव्यू देते हैं। उस रिव्यू के हेल्प से वो डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर इसको रेफर करना है या नहीं करना, ठीक है। और वो अब्रेस्ट भी रहते हैं। अब्रेस्ट का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड, अब्रेस्ट भी रहते हैं, इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं कि हमारी फील्ड में क्या क्या एरियाज में काम हो रहा है, क्योंकि जो जिस एरिया में काम कर रहा होता है उसे उस एरिया की बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हैं तो हमें ये सिर्फ हम अगर कैटलॉग कार्ड बनाना ही सीखते रहे तो, और ऑटोमेशन आ गई है अब, तो हमें जो भी इस फील्ड में है उसे ऑटोमेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर ऑटोमेशन के बाद अब रिपोजिटरीज भी बनने लगी। रिपोजिटरीज क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन के जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, अपनी पब्लिकेशंस होती हैं, उनको डिजिटाइज करके वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो वो कह देते हैं ये इस इंस्टीट्यूशन की रिपोजिटरी है। फिर उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज आ गई, बार कोडिंग होने लगी, इशू रिटर्न मैनुअल की बजाय बार कोडेड मेथड से होने लगा, RFID सिस्टम होने लगा। RFID से आपको मैनुअली गेट पर बैठ के चेक करने की जरूरत नहीं है, बुक में टैग्स लगे होते हैं। RFID वाला जो जैसा मॉल में गेट लगा होता है वैसा गेट लगा होता है, जो किताब अगर बिना इशू कराए वो जाता है तो वो टैग बीप करता है कि भाई इशू नहीं कराई, ऐसे ही लेकर जा रहा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जैसे जैसे होती जा रही हैं, ऐसे ऐसे हमें जो जिस प्रोफेशन में होता है उसे उन सब चीजों से अब्रेस्ट रहना पड़ता है। अब्रेस्ट रहने के लिए उसे इन्फॉर्म्ड रहना पड़ता है कि आज के डेट में मेरे एरिया में और मेरे एरिया से रिलेटेड एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जैसे जिसका इस बार बार मैं एक ही एग्जांपल कोट करती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइव और एक्टिव एरिया है आज की डेट में, कोरोना वायरस। जो भी कोरोना वायरस पे स्टडी कर रहा है उसे अब्रेस्ट रहना है कि आज की डेट में कोरोना वायरस पे क्या क्या स्टडीज हो रही हैं, कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उसके लिए उसको अब्रेस्ट रहने के लिए ये रिव्यूज टाइप की जो कंसोलिडेशन प्रोडक्ट्स हैं बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसा ह्यूमनली प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक किसी टॉपिक पे जनरेट होने वाली हर इंफॉर्मेशन का एक सिंगल इंडिविजुअल को जानकारी हो, और अगर जानकारी वो किसी तरह इकट्ठी भी कर ले तो वो सबको अच्छे से पढ़ पाए। इसीलिए ये रिव्यूज उसे हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन से उसके मतलब के हैं और कौन से नहीं, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक को बहुत ब्रॉडली नहीं स्टडी करता, उसके किसी एक सिंगल एस्पेक्ट को स्टडी करता है। एस्पेक्ट मतलब एक पहलू को, एक ही इशू के या सब्जेक्ट के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो आप एक पहलू को स्टडी कर रहे होते हो, सारे पहलू को स्टडी करना ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता है। तो जो रिव्यूज होते हैं वो बहुत सारी कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं। जैसे एक पीरियोडिक टाइप, पीरियोडिक के मतलब का ही, पीरियोडिक वर्ड में ही उसका मतलब है। फिर मैंने आपको बताया था पीरियोडिकल्स, यानी कि कोई भी ऐसी पब्लिकेशन जो एक पीरियड के बाद छपती है तो उसे कह देते हैं पीरियोडिकल, क्योंकि पीरियोडिकल वर्ड कहाँ से आया, पीरियड से। जैसे हमारा ये पीरियड 1 या 2 घंटे का है, ठीक है, तो जो अखबार है उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, एवरीडे। तो इसी तरह से जो
कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं जो पीरियोडिकली छपते हैं, जैसे अभी हमने बात की एनुअल रिव्यूज की, तो यानी कि वो एनुअली छपते हैं। एनुअली मतलब साल में एक बार। कुछ होंगे क्वार्टरली छपेंगे, साल में 3 बार, ठीक है, 4 महीने के बाद। और कुछ होंगे मंथली छपेंगे। कुछ होते हैं, सेकंड टाइप उन्होंने बताई है ओकेजनल रिव्यू, जो कभी कभी छपते हैं। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, उनकी कोई एक फिक्स पीरियोडिसिटी नहीं है, कभी छप गया और कभी नहीं छपा, ठीक है, इसका कोई क्लियरली डिफाइंड पीरियड नहीं होता। और थर्ड होते हैं एनालिटिकल, अभी अभी वॉइस क्लियर है तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड होते हैं एनालिटिकल और कंस्ट्रक्टिव रिव्यू, जिनमें बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ है और कंस्ट्रक्टिव क्या उसमें से कंस्ट्रूट निकल रहा है, क्या उसमें से फाइंडिंग्स निकल रही हैं, उसको भी उन्होंने अच्छे से समझाया होता है। और जो लिटरेचर का रिव्यू है वो हाँ, ये जो अब आप देखिए, जो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो भी यही करते हैं ना आप, कि आप जब कोई रिसर्च करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो आप क्या करते हैं लिटरेचर रिव्यू में? लिटरेचर रिव्यू में आप उस जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, उस टॉपिक पे क्या क्या काम हुआ है उसको रिव्यू करते हो, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू मतलब उसको अच्छे से देखते हो और उसे जांचते हो, एग्जामिन करते हो और उसकी मेन फाइंडिंग्स को स्टडी करते हो, उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं और किस कॉन्सेप्ट से वो जो लिटरेचर का सोर्स है वो डील कर रहा है, वो आप बताते हो। तो लिटरेचर रिव्यूज जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक बिब्लियोग्राफिक टाइप ऑफ रिव्यू, जो बिब्लियोग्राफिक अप्रोच लेते हैं। बिब्लियोग्राफिक अप्रोच क्या हुआ? जो जिसमें सिर्फ बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स दी जाएंगी, जो मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दिया है। बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स में उसके ऑथर, टाइटल, कब पब्लिश हुआ, कौन से पेज पे हुआ वो इन्फॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स होती हैं, और ये मेनली एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में पब्लिश होती हैं, जैसे एनुअली या क्वार्टरली। और एक होती है इंस्ट्रक्शनल रिव्यूज, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखती हैं, और ये साइंटिफिक और टेक्निकल प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को बताती हैं। मतलब कि ये आपको कैसे समझाऊं इसको, जैसे ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ये इस तरह से कि ये आपको बताएंगी कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप से दिया होगा, ये सिर्फ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिव्यू देंगी, ठीक है। तो ये हो गए इंस्ट्रक्शनल रिव्यू, ये कैटेगरी है। फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ रिव्यूज, ये बहुत जेनरिक है, जो नेक्स्ट पेज पे है, ये आप रीड करके ही इसे आप समझ पाएंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं और इसके क्या फायदे क्या हैं, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन, अब हम ये जब हम इसे प्रोड्यूस करते हैं रिव्यूज को, तो इसको रिव्यू को प्रोड्यूस करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हमें आती हैं, जैसे कि कौन से ऑडियंस को आप वो कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, आपके रिव्यूज किस ऑडियंस के लिए बन रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मेथड अपना सिलेक्शन करना होता है मटेरियल का, उनको उसी हिसाब से इंटरप्रेट करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट्स कंज्यूमिंग जॉब है, क्योंकि इतने सारे वॉल्यूम, इतनी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर को इकट्ठा करना, उसे रिव्यू करना, उसके रिव्यू को लिखना, अच्छे से लिखने के लिए एक सब्जेक्ट, और ये रिव्यू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बनाते हैं, कोई जनरल पर्सन नहीं लिख सकता। रिव्यूज के लिए आपको उस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ही ये काम देना होगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग अ रिव्यू। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रिव्यू है वो हर एंगल से परफेक्ट है कि नहीं, इवैल्यूएट करना मतलब मैं आपको बार बार बताती हूँ, जांचना, एक रिव्यू अच्छा है कि नहीं, उसको यह निर्धारित करने के लिए वो कौन से क्राइटेरिया को देखा जाता है। तो कौन से क्राइटेरिया है जो जिनके बेसिस पे एक रिव्यू को गुड या बैड कैटेगरी में डाला जा सकता है? वो होता है कंप्लीटनेस, कि कितनी डिग्री तक उसने हर तरह का लिटरेचर जितना भी जनरेट हुआ है उस टॉपिक पर, वो सारा लिटरेचर उसने कवर किया है या नहीं। ये हो सकता है कि भाई किसी सब्जेक्ट को वो कवर कर रहा है, बट उसने कुछ लिटरेचर के फॉर्म्स को कुछ कर दिया हो, एक्सक्लूड कर दिया हो या ना किया हो।